पहले तो कोशिश ये किया कि राष्ट्रवाद को राष्ट्रवाद के परिप्रेक्ष्य में परिभाषित किया जाए, क्योंकि राष्ट्रवाद हमारी अपनी हमारे दिमाग की उपज नहीं है। राष्ट्रवाद हमने इम्पोर्ट किया, पूरा कंसेप्ट इम्पोर्ट किया यूरोप से, और यूरोप में जो राष्ट्रवाद था, उस राष्ट्रवाद में और हमारे राष्ट्रवाद में क्या भिन्नता है, ये मैंने दिखाने की कोशिश की। जो लोग हमारे हमारे पूर्वज हैं और जी जिनका गुणगान हम अपने वोट की राजनीति के लिए हर समय करते हैं, जी जी तो वो क्या सोचते थे? वो राष्ट्रवाद पर जी क्या सोचते थे और हमने राष्ट्रवाद को क्या कर दिया आज? आप अम्बेडकर में वोट देखते हैं, हैं? जी वोट जी देखते हैं जी और उस वोट के लिए आप अम्बेडकर को याद करते हैं, जबकि बाबा साहब अम्बेडकर का कोई लेना-देना नहीं भाई आपकी राजनीति से, दूर-दूर का भी। ये प जो सरकार हमारी आज है, ये पहली वैचारिक सोच से जुड़ी सरकार है। इससे पहले जितनी भी सरकारें थी, वो आइडियोलॉजी ड्रिवन नहीं थी, ना? हम्म कांग्रेस की जो सरकार थी, वो कॉकटेल सरकार थी। हाँ इतिहासकार चाहे राइट विंग का हो, लेफ्ट विंग का हो, इंटरप्रिटेशन में तब्दीली, फ़र्क हो सकता है, होना भी चाहिए, और मैं हम्म उस उन लोगों में हूँ जो कभी नहीं मानता हूँ कि ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री कोई चीज़ हो सकती है। वही ऑब्जेक्टिव एग्जैक्टली हिस्ट्री नहीं होती, क्योंकि उसमें बायस आता ही है जो लिखता है, लेकिन उस बायस में फैक्ट्स से फासला नहीं होना चाहिए, राइट ना? आप उन फैक्ट्स को इंटरप्रेट कर सकते हैं अपनी तरह से, और मैं उससे एग्री जी डिसएग्री कर सकता हूँ, लेकिन आप जी फैक्ट्स से ही दूर हो जाएँ और कुछ ऐसी चीज़ गढ़ दें, जिसका इतिहास से कोई जो इतिहास में हुआ ही ना हो, तो उस इतिहास का आप क्या करेंगे? जी राष्ट्रवाद के लिए घृणा जरूरी है क्या? दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूँ और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नामा। आप जानते हैं अम्बेडकर नामा का एक महत्वपूर्ण सेगमेंट है किताब पर चर्चा, और जो अभी-अभी नई किताब प्रकाशित हुई हो और ज़्यादा प्रासंगिक हो, उस पर चर्चा करना अम्बेडकर नामा अपना दायित्व समझता है। एक किताब दिखा रहा हूँ और राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित हुई है। पहले किताब देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में इसके डिटेल्स डाल दूँगा। ये किताब एडिटेड बुक है। प्रोफेसर एस इरफान हबीब साहब ने संपादित की है, आज हमारे साथ अम्बेडकरनामा में मौजूद हैं। इस किताब में इतने महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं, लेख हैं कि हर लेख पर एक एपिसोड बनाया जा सकता है, और कोशिश रहेगी कि इरफान साहब को लगातार बुलाएँ और हर लेख पर चर्चा करें। मैं नाम लेख किन-किन के ऊपर लिखा गया है, पहले मैं बताता हूँ, फिर बात को आगे बढ़ाऊँगा। महागोविंद रानाडे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, श्री अरविंदो, अल्लामा इकबाल, मौलाना हुसैन अहमद मदनी, रविंद्रनाथ टैगोर, सरोजिनी नायडू, प्रफुल्ल चंद्र राय, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, सी राजगोपालाचारी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, एम एन रॉय, मौलाना अबुल कलाम आजाद, खान अब्दुल गफ्फार खान, ख्वाजा अहमद अब्बास, जयप्रकाश नारायण। कई तरह के विचारधाराओं और इतिहास की समझ के कोनों को, कॉर्नर्स को एक साथ समेटने का प्रयास किया गया है, जिसमें समानताएं भी होंगी और डिफरेंसेस भी होंगे। इसमें विस्तार से चर्चा करने वाला हूँ इरफान साहब के साथ। इरफान साहब जाने-माने सोशल साइंटिस्ट, इतिहासकार हैं, आप सब जानते हैं, सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पे आपने देखा होगा। आज पहली बार अम्बेडकरनामा पर इस किताब के बहाने आज अम्बेडकरनामा पर है। स्वागत है सर, अम्बेडकरनामा में। बस, बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। कैसे हैं सर? बहुत अच्छे हैं, अम्बेडकरनामा शायद आपने पहले बहुत देखा नहीं है, लेकिन इसी बहाने आप नहीं, नहीं, देखेंगे नहीं, भी नहीं, कि नहीं, नहीं, नहीं देखा है, देखा है। अच्छा, अच्छा। हम शुक्रिया। खुद नहीं आए, लेकिन औरों को तो देखा है। अम्बेडकर सर, नामा पर खुद आने की ज़रूरत नहीं है, वो तो आप वैसे भी देख सकते हैं, हम देखते रहते नहीं, हैं। नहीं, आप लगातार आइए और हमारे और दोस्तों को आजकल एनलाइटन करें। पुनियानी साहब, शमसुल इस्लाम साहब, हाँ, फखरुद्दीन जी लगातार आते रहते हैं। हाँ, ये सब दोस्त लोग हैं, तो जी, 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 बहुत जी, सारे जी, ऐसे जी। हैं। बिल्कुल, सर, बिल्कुल। सबसे पहला सवाल, जी। इतिहास की जिस तरह से व्याख्या आजकल की जा रही है, हुँ। या स्कूल के सिलेबस से, या विश्वविद्यालयों के सिलेबस से जिस तरह से काट-छाँट की जा रही है, क्या वो काट-छाँट, वो कटिंग, हेरा-फेरी हमारे वर्तमान को और आने वाले भविष्य को, आने वाली पीढ़ियों को बौद्धिक रूप से किस तरीके से प्रभावित करेगा? देखिए, मैं आगे बात शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले तो आपकी जो आखिरी बात है, उसको जी, उसको मैं सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि जो आगे आने वाली जनरेशन है,
उसका बौद्धिक विकास पर बहुत ही नेगेटिव असर होने वाला है, क्योंकि ये इस सब चीज़ों से हम और आप जैसे लोग तो परिपक्व हैं, और हम पर इस इन सब तब्दीलियों का, चेंजेस का और डिस्टॉर्शंस का कोई ख़ास फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन जो स्कूल में बच्चे हैं, जो जो नौजवान हैं, उनकी समझ पर असर होने वाला है, और आगे आने वाली पीढ़ियाँ इसका 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 जो असर है, वो महसूस करेंगी। और वो असर अच्छा नहीं होगा, वो ज़ाहिर है कि हमारे जो देश का जो का जो इतिहास है, जो पास्ट है, वो उसका उसका एक बहुत ही क्या कहूँ मैं कि गलत तरीके से आज की राजनीति को ध्यान में रखते हुए इतिहास को पढ़ा जा रहा है। इतिहास तो इतिहास है, उसको आप अगर फैक्ट्स को आप बदल कर उस इतिहास को एक डिस्कनेक्टेड हिस्ट्री बनाने की कोशिश करेंगे, जिसमें से कुछ हिस्से निकाल दें जो आपको पसंद नहीं है, क्योंकि वो आपकी आज की राजनीति को सपोर्ट नहीं करते। तो फिर इसका मतलब ये है कि आपका जो इतिहास है, वो इतिहास ऐसा होगा जो डिसजॉइंटेड होगा, जिसमें जी, जो नैरेटिव है वो बिल्कुल उथल-पुथल होगी। उसमें कहीं आपको लगेगा ही नहीं कि ये इतिहास आप ऐसा इतिहास पढ़ा रहे हैं जिसमें जिसमें कुछ समझ हो। उसमें गैप्स आपको महसूस होंगे, पढ़ने में ही गैप महसूस होंगे। लेकिन इन जी, लोगों को जी। जो आज की राजनीति कर रहे हैं, जो सत्यों को कोशिश कर रहे हैं बदलने की, उनको इस बात का एहसास नहीं है। उनको सिर्फ़ आज की मैंने बार-बार कहा भी है, और कल भी मैंने एक नवभारत टाइम्स में एक लेख में इस बात को जोर दिया कि आज का जो इतिहास है, उससे इनका कोई लेना-देना नहीं। इनका मतलब है आज की जी, राजनीति से। उस राजनीति को सपोर्ट करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए इतिहास को कैसे इस्तेमाल किया जाए, मकसद ये है। इतिहास भी मध्यकालीन इतिहास, उससे पहले का इतिहास क्या था, उस पर बात है। क्योंकि उसका इस्तेमाल अब आज की जो जोड़-तोड़ वाली राजनीति है, उसमें इस्तेमाल नहीं होता। नफ़रत की राजनीति को बढ़ाने में इस्तेमाल नहीं होता। मध्यकालीन भारत सबसे यूज़फुल है, और उसका इस्तेमाल बहुत मतलब आप हम सब लोग देख ही रहे हैं, किस तरह से किया जा रहा है। सर और उसमें मैं भी इतिहास का छात्र हूँ और जी, इतिहास में सत्ता का खेल होता है, इतिहास में हाँ, राजनीति बिल्कुल, होती है। बिल्कुल। पहले भी होती रही, काट-छाँट होती रही है, लेकिन होते फैक्ट रहे का हैं, बिल्कुल होते रहे इंटरप्रिटेशन हैं। बदल सकता है। तो फैक्ट का बिल्कुल, इंटरप्रिटेशन बदल सकता है, लेकिन बिल इतिहास फैक्ट की जगह अगर कथा को इतिहास है ना, कथा, वृतांत बिल्कुल, बिल्कुल। अगर हाँ, उसको बिल्कुल। इतिहास बनाकर पेश किया जाए, तब समस्या शुरू होती है। समस्या वही है। अब देखिए जो जो हो रहा है, जैसे आपने कहा, और आप खुद इतिहास के छात्र हैं और हम भी छात्र इतिहास के हैं। बात ये है कि हमने 1960s 60 के दशक, 70 के दशक में देखा, इस तरह का इतिहास लिखा जाता था। पी.एन. ओक का नाम हम सब लोग जानते हैं। जी, जी। पी.एन. ओक ने इसी तरह का इतिहास लिखा। लेकिन उस वक़्त उस इतिहास को हम हँस के टाल देते थे कि ये क्या कहानी है, मतलब ये क्या इतिहास है। किसी ने कभी उसको को महत्व नहीं दिया। आज जो हो रहा है, आज उस तरह के इतिहास को सपोर्ट किया जाता है, उसको महत्व दिया जाता है, उसको सीरियसली लिया जाता है। तो बात वही है, जी, आप व्हाट्सऐप के थ्रू पीएनओ जैसे लोगों के इतिहास को एक सीरियस इतिहास की तरह से सर्कुलेट करेंगे, तो ज़ाहिर है कि पूरे इतिहास का ही मतलब एक बखेड़ा है, उसमें फिर आप कोई बचेगा ही नहीं। बात जी, ये है कि मुझे ये राइट, लेफ्ट, सेंटर, ये जो इतिहास के स्कूल्स हैं, उससे जी, मुझे लेना-देना नहीं है इस मामले में। क्योंकि मेरे बुज़ुर्ग नेमसेक इरफान साहब, वो बहुत क्लियरली कहते हैं, उन्होंने अपने बहुत सारे इंटरव्यूज़ में भी कहा है और लिखा भी है पहले, कि जी, 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 राइट विंग आर.सी. मजूमदार जैसे, जदुनाथ सरकार सरकार जैसे इतिहासकार होते थे, जो राइट विंग इतिहासकार थे। आर.सी. मजूमदार तो हिंदू महासभा से जुड़े थे, लेकिन उनका सम्मान सब इतिहासकारों ने किया, क्योंकि वो उनके उनके लेखन में रिगर था। उनके लेखन में वो एक महत्वपूर्ण फैक्ट्स को के साथ एंगेजमेंट था। आज जो हो रहा है, उसमें फैक्ट्स नहीं है। हुँ, उसमें हुँ। ये वो चीज़ें हैं जो आप व्हाट्सएप पे सर्कुलेट करते हैं। और मुझसे कई बार बहुत सारे हमारे पत्रकार लोग पूछते हैं कि साहब ये चीज़ वायरल हो रही है। मैंने भाई जिसने वायरल किया उससे पूछो, है ना? ये इतिहास का हिस्सा तो है नहीं। तो मैं इस वायरल फैक्ट को कैसे प्रूव डिस्प्रूव कर सकता हूँ? जी। ये तो जिसने इस फैक्ट को गढ़ा है,
उसी से पूछें कहाँ से लाया है वो। फैक्ट रेफरेंस तो क्या है? बात ये है कि इतिहासकार चाहे राइट विंग का हो, लेफ्ट विंग का हो, इंटरप्रिटेशन में तब्दीली फ़र्क हो सकता है, होना भी चाहिए। और मैं हुँ, उन लोगों में हूँ जो कभी नहीं मानता हूँ कि ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री कोई चीज़ हो सकती है। वही ऑब्जेक्टिव एग्ज़ैक्टली, हिस्ट्री नहीं होती, क्योंकि उसमें बायस आता ही है जो लिखता है। लेकिन उस बायस में फैक्ट्स से फासला नहीं होना चाहिए, राइट, ना? आप उन फैक्ट्स को इंटरप्रेट कर सकते हैं अपनी तरह से और मैं उससे एग्री जी, डिसएग्री कर सकता हूँ। लेकिन आप जी। फैक्ट्स से ही दूर हो जाएँ और कुछ ऐसी चीज़ गढ़ दें, जिसका इतिहास से कोई जो इतिहास में हुआ ही ना हो, तो उस इतिहास का आप क्या करेंगे? जी, तो आज आज जो कोशिश हो रही है, वो इसी तरह की कोशिश है, जिसमें सर जी, ऐतिहासिक तथ्य नहीं है, उसमें सिर्फ़ आज की राजनीति है, उसको कैसे प्रमोट किया जाए, उसको कैसे बढ़ावा मिले और हमारे इतिहास को, हमारे पास्ट को कैसे बाँटने के लिए इस्तेमाल करें, कैसे पोलराइज़ करें, तो ये मकसद है। तो इसमें इतिहास तो मैं कहीं इसमें कहीं देखता नहीं, इसमें सिर्फ़ राजनीति है। जी एक पत्रकार मुझसे पूछ रहे थे कि गांधी और अंबेडकर को साइडलाइन किया जा रहा है और हाँ, सावरकर को अंदर लाया जा रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल वो भई ऐसा है ये 1925 से जो एक मुहिम चल रही थी, जो मार्जिनल रही, जिसको किसी ने सीरियसली नहीं लिया, आज हमारे देश का दुर्भाग्य है कि वही वही सोच देखिए मैं ये बार-बार कहता हूँ कि ये जो सरकार हमारी आज है, ये पहली वैचारिक सोच से जुड़ी सरकार है। इससे पहले जितनी भी सरकारें थी, वो आइडियोलॉजी ड्रिवन नहीं थी, ना? हुँ। कांग्रेस की जो सरकार थी, वो कॉकटेल सरकार थी। हाँ, कांग्रेस लेफ्ट भी थे, पार्टी राइट भी थे, कांग्रेस सोशलिस्ट में भी थे। हम सब लोग जानते हैं और बहुत लोग शिकायत भी करते हैं कि कांग्रेस पार्टी में राइट विंग लोग थे। आज से नहीं, पुरुषोत्तम दास टंडन और पुराने-पुराने है ना, नेहरू के ज़माने के लोग, श्यामा प्रसाद राजगोपालाचारी जैसे मुखर्जी वाज़ द या मिनिस्टर ऑफ इन नेहरू एब्सोल्युटली कैबिनेट। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये ऐसा नहीं है, ये कॉकटेल थी। उसमें सब सोच के लोग थे और वो मनमोहन सिंह की सरकार तक यूपीए 2 तक वही हाल रहा कि उसमें कितने लोग जुड़े रहे। तो कोई एक विचारधारा उसमें हावी नहीं रही। ये लोग कहते हैं लेफ्ट कब पावर में रहा है भाई? है ना? लेफ्ट की सरकार कब रही है? लेफ्ट तो बहुत थोड़े दिन के लिए यूपीए 1 का हिस्सा था। जी, जी, बाकी तो जी। स्टेट में सरकार रही है, केरला में हो या बंगाल में हो। तो हुँ, ये सब चीज़ें तो प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो आज जो सरकार है, वो पहली आइडियोलॉजी ड्रिवन सरकार है, जिसका एक सोच से जुड़ाव है और उस सोच जी, को वो आगे बढ़ा रही है। इसीलिए हम लोग आप जैसे लोग उससे उससे हम डिसएग्री करते हैं स्ट्रांगली और उसकी बहुत सी चीज़ों से चाहे वो दलित राजनीति हो, चाहे वो बाबा साहब अम्बेडकर की पॉलिटिक्स हो और बाबा साहब अम्बेडकर का भी जैसे इस्तेमाल हो रहा है, मैंने इस किताब में कोशिश किया है अपने इंट्रोडक्शन में भी डिटेल में बताने का कि बाबा साहब का इस्तेमाल आप कैसे कर रहे हो? अरुण शूरी ने क्या किया बाबा साहब के साथ? हैं? वो आप ही की सरकार का हिस्सा थे, मंत्री थे। जी, आज उनमें क्या गुण पैदा हो गए, है ना? आप अम्बेडकर में वोट देखते हैं, हैं? जी, वोट देखते जी, हैं जी। और उस वोट के लिए आप अम्बेडकर को याद करते हैं, जबकि बाबा साहब अम्बेडकर का कोई लेना-देना नहीं भाई आपकी राजनीति से, दूर-दूर का भी। जी, उल्टा है, उल्टा कॉन्ट्राडिक्टरी। भई मैंने जो यहाँ इस्तेमाल किया है इस किताब में वो राष्ट्रवाद पर क्योंकि बाबा साहब ने राष्ट्रवाद पर बहुत कम लिखा है। क्योंकि वो एक कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम से जुड़े जुड़े थे। वो जो उ दलितों उस पे आता हूँ सर। हाँ, पहले जी, मुझे लगता है कि इतिहासकार का पहला कर्तव्य है जी। वैचारिक मुठभेड़ करना बिल्कुल, और जब बिल्कुल, बिल्कुल। इतिहास को कथा के रूप में तब्दील करने की कोशिश हो, तो बिल्कुल, बिल्कुल। इतिहासकार का ये धर्म बनता है कि उस तरह के इतिहास लेखन से वैचारिक मुठभेड़ करे। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। आता हूँ सर किताब पर और पहली जी, पंक्तियाँ हमने जो पढ़ी हैं जी। राष्ट्रवाद के लिए गिरना ज़रूरी है क्या? हुँ। ये गांधी की पंक्तियाँ हैं बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और यहीं बिल्कुल से गांधी आपने किताब की शुरुआत की है और हाँ, किताब की योजना कैसे बनी, गांधी, अम्बेडकर के बहुत देखिए मैं वैचारिक मतभेद थे। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं किताब का तो मैं ये किताब एक्चुअली मेरा मैं इसको नहीं कहना चाहता कि ये मेरा प्रोजेक्ट था। ये प्रोजेक्ट था जी, हमारे पब्लिशर का, जो जिन्होंने मेरी मौलाना आज़ाद की किताब छापी बाद में। जी, वो उन्होंने मुझे कॉन्टैक्ट किया ये कहकर कि साहब आप मौलाना आज़ाद जो कर रहे हैं वो तो बहुत ज़रूरी है, वो आप करते रहिए। लेकिन इससे पहले अगर आप थोड़ा ब्रेक लेके इस पर एक काम कर दें तो बहुत अच्छा रहेगा।
ये जी। आज के हमारे जो देश है उसमें जो हो रहा है, उसमें राष्ट्रवाद को परिभाषित करना और हुँ, इतिहास के परिप्रेक्ष्य में देखना बहुत ज़रूरी है। जी, तो उसमें मुझे 1 साल, डेढ़ साल लगा। बहुत सारी जी, चीज़ें मैंने ढूँढी और ढूँढ के जहाँ-जहाँ मिल सकता था और जो लोग जी, आज रेलेवेंट हैं, जिनके ये लोग बात करते हैं, गुणगान करते हैं जिन लोगों का, उन्हीं की ज़बानी राष्ट्रवाद को परिभाषित करने की कोशिश की और जी, कम से कम ये हो कि भई मैं जो कह रहा हूँ वो तो मेरा इंट्रोडक्शन में है, भूमिका में है। बाकी जो कहा गया है किताब में, वो सब उन लोगों ने जी, कहा है, जो लोग हमारे हमारे पूर्वज हैं और जी, जिनका गुणगान हम अपने वोट की राजनीति के लिए हर समय करते हैं। जी, जी, तो वो क्या सोचते थे? वो राष्ट्रवाद पर जी। क्या सोचते थे और हमने राष्ट्रवाद को क्या कर दिया आज? उस हुँ, परिभाषा हुँ, से हम कितना दूर चले गए हैं। जी, तो उसमें महादेव गोविंद रानडे जैसे रिफॉर्मर, मॉडरेट, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी जैसे लोग, उनसे शुरुआत की और फिर मैंने अपना आप ही जो इसमें मैंने डिवीज़न किया है और नाम दिए हैं चैप्टर्स को राष्ट्रवाद को, वो मेरे अपने हैं। वो बड़ा आर्बिट्रेरी है कि को जब मैंने देखा कि ये लोग कौन कौन आदमी क्या कोशिश कर रहा है अपनी बात में, उसको मैंने उसी तरह इस्तेमाल किया। जैसे इसमें सर अ, आज आज मैं चर्चा करना चाहूँगा बिकॉज़ एक लंबा इंट्रोडक्शन के साथ ये बुक है और जी हाँ, जी हाँ। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि इसमें इतना इम्पोर्टेंट दस्तावेज़ है कि एक-एक आर्टिकल पे अलग-अलग हम लोग बातचीत बिल्कुल, कर सकते हैं। बिल्कुल। तो मैं बिल्कुल, समझता हूँ बिल्कुल। इससे बातचीत करेंगे ही लेकिन आज इंट्रोडक्शन के बारे में बताएँ, पूरी किताब का जो पूरा मामला है। जी, हाँ, जी सर। नहीं इंट्रोडक्शन देखिए मैं इसी से बात शुरू कर रहा था कि इंट्रोडक्शन मैंने जब लिखा, तो पहले तो कोशिश ये किया कि राष्ट्रवाद के परिप्रेक्ष्य में परिभाषित किया जाए, क्योंकि राष्ट्रवाद हमारे दिमाग की उपज नहीं है। राष्ट्रवाद हमने इम्पोर्ट किया, पूरा कांसेप्ट इम्पोर्ट किया यूरोप से और यूरोप में जो राष्ट्रवाद था, उस राष्ट्रवाद में और हमारे राष्ट्रवाद में क्या भिन्नता है, ये मैंने दिखाने की कोशिश की और क्या ज़रूरत हमें पड़ी कि हम उस राष्ट्रवाद को अपनाएँ और क्या ज़रूरत है अब कि उस राष्ट्रवाद से हम फ़ासला करें। जो राष्ट्रवाद यूरोप से आया, वो राष्ट्रवाद एक एक ऐसे क्षेत्र से था और ऐसे लोगों का राष्ट्रवाद था जो एक धर्म को मानते थे, विविधताएँ कम थीं, है ना? सांस्कृतिक विविधताएँ भी और धार्मिक विविधताएँ भी अच्छा और धार्मिक मैं उन्नीस भाषाई 19वीं सदी की बात कर रहा हूँ। अब तो जी, यूरोप जी। में फिर भी फ्रांस जैसी जगह में बहुत सारे लोग और धर्मों के लोग आ गए और संस्कृतियाँ पहुँच गई। उपनिवेशवाद खत्म होने के बाद बहुत से लोग पहुँचे हैं, हिंदुस्तान से और अफ्रीका से और जगह-जगह से। तो वो एक कॉम्प्लेक्शन बदला, डेमोग्राफी बदली है। 19वीं सदी में ये बिल्कुल क्रिश्चियन स्टेट्स थी, जहाँ सिर्फ़ एक हुँ, धर्म था। उस धर्म के अलग-अलग वो प्रोटेस्टेंट, कैथोलिक्स वगैरह हो सकते हैं, लेकिन वो सब क्रिश्चियनिटी थी। तो हुँ, उसमें जो राष्ट्रवाद आया, उस राष्ट्रवाद को धर्म से प्रेरित राष्ट्रवाद एक एक हद तक एक्सेप्टेबिलिटी उसकी रही और उसमें कोई हर्ज भी नहीं था, कोई क्लैश भी नहीं था, क्योंकि और कोई और दूसरा धर्म था भी नहीं। हमारे यहाँ जब राष्ट्रवाद आता है, उपनिवेशवाद के खिलाफ लड़ाई के हथियार के रूप में, एग्ज़ैक्टली। क्योंकि हुँ, हमारे यहाँ तो उसी का हिस्सा है ना। तो जी, जी। जब ये हमारे देश में आता है, तो हमारे यहाँ हमारे लीडर्स ने उसमें जो ब ब नेता लोग थे, गांधी से लेके शुरू कीजिए आप गांधी, नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद और शहीद भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, बाबा साहब अम्बेडकर बाद में और बहुत सारे लोग जो नाम मैंने इसमें इस्तेमाल किए हैं, इन सब लोगों ने उस राष्ट्रवाद को अपने भारत की परिस्थितियों में बदलने की कोशिश की और ये दिखाने की कोशिश की कि हमारा राष्ट्रवाद वो राष्ट्रवाद नहीं हो सकता जो यूरोप से हमने इम्पोर्ट किया है। उसको हमें दोबारा से सोचकर परिभाषित करना पड़ेगा अपने परिप्रेक्ष्य में। क्योंकि हमारे यहाँ तो बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सी भाषाएँ हैं, बहुत सारे संस्कृतियाँ हैं और बहुत सारी सोच है। तो उसमें वो जो विविधताएँ हैं, उन विविधताओं को कैसे जोड़कर एक भारत की बात की जाए। तो एक समावेशी राष्ट्रवाद की ज़रूरत पड़ी। उस समावेशी राष्ट्रवाद को बनाने के लिए हमारे जितने भी नेता थे जिनका मैंने नाम अभी लिया आपके सामने, वो तो थे ही। हमारे उस समय के वैज्ञानिक और ये मैंने पहली बार इस्तेमाल किया
इतिहासकार इतिहास के ही लोगों से जुड़े रह जाते हैं। हम पीसी रे जैसे लोग, प्रफुल्ल चंद्र रे जैसे लोग, जो सिर्फ केमिस्ट नहीं थे, वो एक विचारक थे, जो देश के बारे में सोच रहे थे, क्योंकि वो उस समय की राजनीति, उस समय के संघर्ष जो उपनिवेशवाद के खिलाफ चल रहा था, उसका हिस्सा भी थे। तो वो कैसे कैसे देखते थे भारत को, और उन विविधताओं को वो कैसे परिभाषित करते थे, उसकी भी कोशिश इस किताब में मैंने की, और इंट्रोडक्शन में पूरा मैंने उसको बयान भी किया और समझाया भी कि ये किस तरह से हमारा देश का ये जो समावेशी राष्ट्रवाद है वो बना, और उसका कैसे इस्तेमाल हमारे देश में आज़ादी के बाद विभिन्न सरकारों ने किया। 1980s तक वो चलता रहा, उसके बाद कठिनाइयाँ पैदा होती हैं जब जब एक ऐसा राष्ट्रवाद पैदा होता है जो धर्म केंद्रित राष्ट्रवाद अपने आप को कहता है। लेकिन इस भूमिका में मैंने ये भी कोशिश की बताने की कि ये समावेशी राष्ट्रवाद तो ठीक है, वो तो था ही, लेकिन इस समावेशी राष्ट्रवाद का संघर्ष उस समय की धर्म केंद्रित जो राष्ट्रवाद थे, चाहे वो हिंदू धर्म केंद्रित हो या इस्लाम का धर्म केंद्रित राष्ट्रवाद हो, मुस्लिम लीग जिसको रिप्रेजेंट करती थी, हिंदू महासभा उनको रिप्रेजेंट करती थी। इन दोनों राष्ट्रवादों से भी संघर्ष रहा, और ये आज संघर्ष नहीं है, ये उस समय भी संघर्ष था। और तो मैं अक्सर ये अपने सब जहाँ मैं लिखता हूँ, बोलता हूँ, वहाँ मैं कहता हूँ कि भाई ये जो लड़ाई थी, ये अंग्रेजों से लड़ाई नहीं थी अकेले। ये लड़ाई उन उन राष्ट्रवादों से भी थी जो विविधताओं को पर सवाल उठाते थे। और वो सवाल आज भी उठा रहे हैं, है ना? होमोजेनिटी देखने की कोशिश करते हैं कि जैसे भारत सिर्फ एक ही है, एक ही धर्म है और बाकी लोग यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो इस तरह की सोच उस समय भी थी जब अंग्रेजों से संघर्ष हो रहा था। मौलाना आजाद जैसे लोगों ने उस वक्त कहा 1925 के दशक में, 1920 के दशक में, कि भाई ये जो आर्य समाज ने पूरा कैंपेन चलाया हुआ है शुद्धि का और संगठन का, इसकी क्या जरूरत है? ये लड़ाई हम आपस में लड़ने के लिए थोड़ी शुरू की है। ये लड़ाई हमारी अंग्रेजों से है। ये जो समस्याएं हैं, ये तो हम बाद में सुलझा सकते हैं। उसके मुकाबले पर तंजीम और तबलीग शुरू हुआ मुसलमानों में, तो वो दोनों से परेशान थे, और उस पर उन्होंने बड़े बड़े स्ट्रांगली लिखा, और मैंने इस किताब में भी उसका जिक्र किया, अपनी भूमिका में भी जिक्र किया कि भाई ये लोग जो लड़ाई लड़ रहे थे, ये सिर्फ अंग्रेजों से नहीं लड़ रहे थे, ये ऐसे राष्ट्रवाद जो थे उनसे भी लड़ाई थी। तो हमारा जो आज का राष्ट्रवाद है, समावेशी राष्ट्रवाद, वो इन लड़ाइयों से लड़ने के बाद उभर के आया, है ना? चर्निंग के बाद, और जिसके लिए बड़ा संघर्ष किया गया। दुख की बात ये है कि आज वही राष्ट्रवाद जिसको जिसको लड़के, जिसको किनारे करके हमने देश को बनाने की कोशिश की, वही एक मेजर चैलेंज हम लोगों के सामने है। जी, और एग्ज़ैक्टली वही सवाल मेरा था। और जी। इस किताब को लिखने का मकसद सिर्फ यही था कि उन लोगों को चैलेंज करके कम से कम दिखाया जाए, चाहे वो उसको पढ़ें या ना पढ़ें। लेकिन नौजवान अगर पढ़ते हैं तो कम से कम कुछ लोग तो उसको समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें जो हो रहा है वो कितना झूठ है, जी, जी, जी। सच्चाई से कितना दूर है। मकसद सिर्फ यही है। और जी। उसमें मैंने कोशिश भूमिका में यह किया है कि भाई मैं सिर्फ उनका ज़िक्र कर रहा हूँ जिनके ज़िक्र आजकल बहुत ज़्यादा होता है। बाकी लोगों का, सरोजिनी नायडू का तो कोई बात ही नहीं करता है। या हमारे तिलक की बात भी कहाँ होती है। लाला लाजपत राय की बात बस ज़िक्र ही करके लोग छोड़ देते हैं। ज़िक्र ज़्यादा होता है सरदार पटेल का, सुभाष चंद्र बोस का, भगत सिंह का, बाबा साहब अम्बेडकर का, हाँ? इन इन लोगों का ज़्यादा ज़िक्र होता है आज की राजनीति को बढ़ाने के लिए। अब ज़िक्र क्या होता है? ज़िक्र होता है सिर्फ भगत सिंह की शहादत का, सुभाष चंद्र बोस विचारधारा के का नहीं, सुभाष चंद्र विचारधारा का बोस नहीं। के सुभाष चंद्र बोस के आईएनए का। हुँ, अरे भाई, सुभाष चंद्र बोस का आईएनए तो उनका आखिरी लड़ाई है। हुँ। सुभाष चंद्र बोस आईएनए से थोड़ी बने। तो भाई वो 1920 का दशक, 1930 का दशक, उसमें जो संघर्ष रहा है, जो उसमें उन्होंने लिखा, जो बोला, उसको पढ़िए ना। सुभाष चंद्र जी। बोस को समझने के लिए उस पीरियड को समझने की जरूरत है। हुँ, इंडिपेंडेंस लीग बनाई 1920 के दशक में, नेहरू के साथ मिलके पूरे देश में घूमे, नौजवानों को इकट्ठा किया,
एक प्लेटफ़ॉर्म पर लड़ाई के लिए। 1938 का जो हरिपुरा सेशन है, उसका प्रेसिडेंशियल एड्रेस पढ़िए। क्या कहते हैं सुभाष चंद्र बोस? साफ तौर से मैं आज इन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो आज बड़े देशभक्त हैं, साफ तौर से सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि जो लोग ये कहते हैं ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आजकल ये सवाल उठाया जाता है बार-बार कि गांधी कहते थे कि कांग्रेस को वाइंड अप करके एक तरफ कर देना चाहिए, कांग्रेस का मकसद हल हो गया, आज़ादी। सुभाष चंद्र बोस ने 38 में अपने प्रेसिडेंशियल एड्रेस में कहा कि देश की आज़ादी के बाद कांग्रेस पार्टी की ज़िम्मेदारी होगी कि वो देश के निर्माण में पूरा-पूरा हिस्सा ले। क्योंकि देश का निर्माण वही कर सकता है जिसने देश के लिए आज़ादी के में लड़ाई लड़ी हो। जो देश के लिए आज़ादी में नहीं लड़ा है जिसने, वो देश की आज़ादी के महत्व को नहीं समझ सकता। ये बोस कह रहे हैं जी, 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 जी। 38 में। तो अब जो लोग आज बड़ी-बड़ी बात करते हैं, मूर्ति लगा के जो है वो समझते हैं कि उनका उनका जो है सम्मान पूरा हो गया, वो अधूरा सम्मान है। वो शहादत भगत सिंह की माल्यार्पण करके 23 मार्च 1931 के जो हुआ, बस वो काफ़ी है। वो सब अधूरा है। हुँ। हैं? वही बाबा साहब अम्बेडकर का है। भई आप कम से कम पढ़ें तो सही, समझने की कोशिश और तो करें। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है ना? हाँ, बस वही है। तो उससे आप क्या समझ पाएँगे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से? तो उसमें तो जो भी कुछ अफ़वाहें इतिहास के नाम पर चलती हैं, उन्हीं अफ़वाहों को आप इतिहास मानते हैं। जी। और जो मुझे नहीं लगता कि वो एक्चुअल में इतिहास क्या है, इतिहास के आस-पास भी कुछ है। जी, जी, जी। सर, आपने जो जी, पूरा मैं समझ पाया कि आज़ादी के पहले राष्ट्रवाद 3 तरह के राष्ट्रवाद जी। थे। एक धर्म आधारित हिंदू-मुस्लिम, जो कि हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग हाँ, बिल्कुल, रिप्रेज़ेंट कर बिल्कुल। रहे थे, और एक समावेशी राष्ट्रवाद जिसमें गांधी, अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस तमाम ऐसे लोग उसमें हाँ, थे। बिल्कुल, बिल्कुल। आपने ये भी कहा कि आज़ादी के बाद जो अभी 10 साल की सरकार है, ख़ास तौर से नरेंद्र हाँ, मोदी या लेड गवर्नमेंट, उसके हाँ, पहले की सरकार थी वो खिचड़ी सरकार थी, सब तरह की हाँ, विचारधाराएँ बिल्कुल, उसमें थी। बिल्कुल, तो बिल्कुल, ज़ाहिर है बिल्कुल। कि ये विचारधाराएँ राष्ट्र निर्माण के जो आइडियाज़ होते हैं, उसको हाँ, हाँ, रिफ्लेक्ट करती हैं। तो बिल्कुल, वो बिल्कुल। दोनों में क्या डिफरेंस हमारे दोस्तों को बताएँगे, जो ख़ास तौर से युवा पीढ़ी जो अम्बेडकरनामा सुनते हैं? देखिए उस समय की जो मैं खिचड़ी की जो बात मैंने किया, मैंने सिर्फ़ इसलिए किया कि उस समय की जो सरकारें थी, उनमें सभी लोगों के लिए एक स्पेस थी। हाँ? डाइवर्सिटी की। एक डाइवर्सिटी की स्पेस थी, जहाँ अलग-अलग सोच के लोग शामिल हो सकते थे, अपनी बात कह सकते थे। मैं नहीं कहता हूँ कि वो ये सरकारें जो थी पिछली वो बड़ी गरीबों के लिए हमदर्दी थी उनमें, या वो सॉरी। दलितों के लिए हमदर्दी थी या माइनॉरिटीज़ के लिए हमदर्दी थी। लेकिन जो आज हो रहा है, उस तरह की वैसे भी नहीं। ब्लेटेंट ब्लेटेंट किस्म की नफ़रत नहीं थी, जहाँ शर्म ही खत्म हो गई। आज तो शर्म खत्म हो गई ना, वो एक लिहाज़ हुँ, खत्म हो गया। जो चीज़ें आप पब्लिकली कहने की कोशिश भी नहीं कर सकते थे, सोच भी नहीं सकते थे, वो आज आप पब्लिकली बोलते हैं और पब्लिकली लिखते हैं। डिबेट्स जी, में बाकायदा डिस्कशन में आप उन चीज़ों को उठाते हैं, चाहे वो दलितों के खिलाफ व्यूज़ हों आपके, चाहे वो माइनॉरिटीज़ के खिलाफ व्यूज़ हों। तो जी, ये एक बहुत मेजर फ़र्क है, जो नौजवानों को समझना चाहिए कि भाई जी। वो जो सरकारें पिछली थी, उनकी अपनी कमियाँ थी, हम तो उनके भी क्रिटिक थे। हाँ, हम तो उसमें जब सरकार थी उसमें भी बोलते थे कि भई ये सब जाहिर है। जो हो रहा है गलत है। हैं? लेकिन एक मेजर डिफरेंस है कि आज जो हो रहा है उसमें और पिछली सरकारों ने जो किया उसमें मेजर डिफरेंस ये है कि आज वो एक सम्मान खत्म हो गया, वो एक स्पेस खत्म अ हो गई। अ अगर उसको समराइज़ किया जाए सर, इस जी, आइडिया को, तो पहले कम से कम अपराध होते थे, तो स्टेट वहाँ बिल्कुल, एक्शन में होती थी, भले एक्शन थोड़ा धीमा बिल्कुल, हो, चाहे कुछ भी हो, बिल्कुल, लेकिन नेता को ज़िम्मेदार, स्टेट को ज़िम्मेदार बिल्कुल, ठहराया जाता था, बिल्कुल, ठहरता ठहराया था। लेकिन जाता है। हाँ, आज बिल्कुल, बिल्कुल। सरकारें या तो न्यूट्रल हो जाती हैं या उस तरह के प्रवृत्तियों के साथ खड़ी हैं। दैट इज़ खड़ी द है, बेसिक बिल्कुल। डिफरेंस। हाँ, बिल्कुल बहुत बेसिक डिफरेंस है। अभी आप ये देखिए ना पूरा पूरा जो हमारा पहलवानों का संघर्ष चल रहा है, उस पर आप जी, किस तरह की एटीट्यूड है? सब कुछ सामने है, वीडियोज़ सामने हैं, फैक्ट्स सामने हैं, लेकिन आप उस पे कुछ नहीं करना चाहते। जी, या जी, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो रोज़ हम देखते हैं, तो वो हमारी आज सोच का हिस्सा है। ये जी, सोच ये सोच अब से 10-12 साल पहले नहीं थी।
जी, तो ये एक मेजर फ़र्क है और मैं इस किताब के ज़रिए सिर्फ़ वही कहना चाहता हूँ कि भाई इस किताब को पढ़ के आप कम से कम उन लोगों की सोच और समझ को अपनाने की कोशिश करें। उनको कम से कम ये देखने की कोशिश करें कि वो लोग क्या थे, वो सिर्फ़ शहीद नहीं थे। ज़ाहिर भगत भगत सिंह को अंग्रेज़ों ने शहीद किया एक बार, हम भगत सिंह को शहीद करते हैं रोज़। रोज़। क्योंकि हम भगत सिंह की एक बात नहीं मानते। हैं? हुँ, भगत सिंह ने छूत-अछूत पर क्या लिखा 1928 में? सांप्रदायिक समस्या। साम्प्रदायिकता पे क्या लिखा 1928 में? राजनीति और धर्म उस पर क्या लिखा? हाँ? छात्र और राजनीति उस पर क्या लिखा? तो कितनी सारे मुद्दे हैं और शर्म आती है ये कहने में। मैं बार-बार ये कहता हूँ कि भगत सिंह को कहना कि भगत सिंह आज भी रेलेवेंट है, ये शर्म की बात है। भगत सिंह को रेलेवेंट आज नहीं होना चाहिए था। सारी समस्याएँ जो भगत सिंह जैसे लोगों ने उठाई वो हम सुलझा लेनी चाहिए थी अभी तक। हाँ, एग्ज़ैक्टली। हाँ। तो ये कोई मतलब फ़ख्र की बात नहीं है, आप कहेंगे साहब भगत सिंह रेलेवेंट है। भाई हुँ, शर्म आती है हुँ, कहने में। साम्प्रदायिकता नहीं होनी चाहिए थी, छूत-अछूत का सवाल नहीं होना चाहिए था, अमीर-गरीब का फ़ासला दूर हो जाना चाहिए था। यही तो भगत सिंह की के सवाल थे और यहाँ वो बाबा साहब अम्बेडकर के बड़े नज़दीक हैं। मैंने इस भूमिका में वो लिखा भी है जी, 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 कि जी, कितना जी। कितना नज़दीक है, कितना रामास्वामी पेरियार की सोच, बाबा साहब अम्बेडकर की सोच, उसमें और भगत सिंह की सोच में बहुत फ़र्क नहीं है हुँ, और भगत सिंह की शहादत के बाद रामास्वामी पेरियार ने जो जो एक अपने पत्र लिखा पत्रिका था, में वो संपादकीय लिखा था। पत्रिका में हाँ, या कौमुदी क्या वो थी तमिल मैगज़ीन में लिखा कुडय था। कुडय समथिंग लाइक हाँ, वो हाँ, पत्रिका थी। वो है। उस पर मैंने हिंदू में एक आर्टिकल लिखा था लंबा-सा, काफ़ी साल पहले। तो जी, वो देखिए उस आदमी ने कितना कितना सोच समझ के, भगत सिंह को समझ के, भगत सिंह की जो विचारधारा है उसको समझ के एक ट्रिब्यूट पेश किया, जो रिफ्लेक्ट करता है कि वो भगत सिंह की जी, इज़्ज़त किस तरह से करते थे। जी। शहीद की तरह नहीं, एक विचारक की तरह। अ तो यही यही है। शुक्रिया जी, जी, मतलब यही एक ज़रूरत है जो जो उस समय 1931 में लोगों ने समझी कि भगत सिंह की वैल्यू एक एक विचारक की तरह और हम आज भगत सिंह को सिर्फ़ शहीद समझते हैं जी। और जो बड़ा अधूरा है और अफ़सोस है कि हम भगत सिंह को रोज़ मारते हैं क्योंकि भगत सिंह को मानते हैं, भगत सिंह की नहीं मानते। हाँ, जी तो बहुत वो जी वो सबके लिए वो सब भगत सिंह का तो मैंने एग्ज़ाम्पल ले लिया सिर्फ़, वो बोस के लिए भी लागू होता है, वो गांधी के लिए भी लागू होता है, बाबा साहब अम्बेडकर के लिए भी लागू होता है, जी, जी, सबके जी। लिए लागू होता है कि सबको हम टोकनिज़्म तक सीमित कर दिया है और टोकनिज़्म से आगे हम बिल्कुल कुछ देखते ही नहीं। जी। जी, शुक्रिया सर और बहुत चलिए शानदार थैंक बातचीत यू, रही और मैं उम्मीद करता चलिए हूँ बहुत कि हर चैप्टर को मैं बिल्कुल, विस्तार से और ध्यान से पढ़ूँ। बिल्कुल, बिल्कुल, अगर समय बिल्कुल, निकालेंगे बिल्कुल। तो मैं आपके साथ हर चैप्टर हाँ, हाँ, पर बिल्कुल, मैं बिल्कुल, बातचीत बिल्कुल बात करूँगा अम्बेडकरनामा पे। बिल्कुल, और बिल्कुल, दोस्तों बिल्कुल। इतिहास के साथ एक खेल खेला जा रहा है, काट-छाँट, इधर-उधर। लेकिन सिलेबस कभी शिक्षक और छात्र के मस्तिष्क के दरवाजे को बंद नहीं करता। अगर बिल्कुल, आप मुझे देंगे सावरकर पढ़ाने के लिए, तो मैं सावरकर के थ्रू अम्बेडकर पढ़ा सकता हूँ। सावरकर बिल्कुल, के बिल्कुल, थ्रू राष्ट्रवाद पढ़ा सकता हूँ। बिल्कुल, सावरकर के बिल्कुल, थ्रू गांधी और भारतीय आज़ादी के आंदोलन को पढ़ा सकता हूँ। इसलिए बिल्कुल, कभी भी इसीलिए विश्वविद्यालय बना है विश्व सबसे विचारधाराएँ दुनिया भर की आएँ, जाएँ, बिल्कुल, लोग बौद्धिक विमर्श करें, सीखें, लेकिन बिल्कुल, यदि आपको और आपके बच्चों को कुंठित करने का प्रयास किया जा रहा है, तो भविष्य के लिए अच्छे संकेत नहीं है। आप बिल्कुल। सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया और देखते रहिए बहुत-बहुत अम्बेडकरनामा, शुक्रिया। शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। शुक्रिया सर, थैंक थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू।